तो सर, जैसे आपके अंदर कैसे ये आइडिया है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? कुछ आपने किसी को देखा था, कोई आपका मोटिवेशन रहा होगा आपकी जब छोटे थे उम्र में? जब मैंने जिम शुरू किया था तो एक बॉडी टेम्पल करके हमारे यहाँ जिम होती थी, वहाँ से शुरू किया था। 11 महीने मेरे वहाँ पे ख़राब हुए तो ऐसे। तो सर, आपका जब आपने बॉडी बिल्डिंग से पहले जब आपके लाइफ चल रही थी, तो आपका उस टाइम वेट कितना था? सबसे बड़ी बात है आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। जब मैं वहाँ देखता था ना कि इस लेवल का एथलीट और उनके साथ वर्कआउट कर रहे, कुछ नहीं, आप सिर्फ उनको फॉलो भी करना शुरू कर दोगे ना तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और उसका रिजल्ट ये हुआ, मेरा 6 महीने में सीधा 15 kg वेट बढ़ा। वाह! तो सर, जैसे आपके अंदर कैसे ये आइडिया है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? कुछ आपने किसी को देखा था, कोई आपका मोटिवेशन रहा होगा आपकी जब छोटे थे उम्र में? तो छोटे बड़े वाले भाई हैं, वो कहते थे अरे तू कुछ खेल ले, तू गेम नहीं खेल सकता। मतलब जो ये कहते थे कि वेट नहीं बढ़ सकता, फिर वो कहने लगे तू गेम नहीं खेल सकता। आज का एपिसोड है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने तोड़ी करप्शन की कमर। मिस्टर गौरव कपिल, जो अकेले खड़े रहे, ना ही झुके, ना ही डरे और ना ही दबे, जिन्होंने अपने कंफर्ट को त्याग दिया यूथ बॉडी बिल्डर्स के लिए जिनके साथ अन्याय हुआ है, और जो बॉडी बिल्डिंग में एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं पब्लिक अलर्ट 24x7 में। चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स एंजॉय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पब्लिक अलर्ट 24/7। कैसे हैं आप सर? धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया और मैं बहुत अच्छे से हूँ, बहुत बढ़िया। कैसे रही आपकी जर्नी अभी तक की, यहाँ तक आने की? यहाँ तक आने की ये तो एक संघर्ष भरी रही है, पर जब जिस टाइम पे शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे शुरू तो ऐसे हुए थे कि तू ये नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि एक जैसे अगर देखें तो बॉडी बिल्डिंग में कैसे आया, तो मेरे बड़े भाई हैं, वो कहते थे अरे तू कुछ ही खा ले, कुछ ही कर ले, तू ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो करते-करते स्टार्ट यहाँ से हुए, देन करते-करते उसमें चलते-चलते ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के मेडल, देन करते-करते वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुँच गया। तो सिर्फ़ उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि, और उससे एक सीख मिली है। जब मेरे जैसा बच्चा उन चीज़ों को कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है ना? तो ये यहाँ से शुरू हुआ, तो ऐसे। तो सर, आपका जब आपने बॉडी बिल्डिंग से पहले जब आपके लाइफ चल रही थी, तो आपका उस टाइम वेट कितना था? 48 केजी, 5 हाइट होती थी, जैसे सब बोलते हैं ना कि 20 के बाद जो है हाइट नहीं बढ़ती, और जिस तरीके के मिथ्स चलते आए हैं, हाँ जी। मेरी 8 इंच हाइट बढ़ी है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 20 साल के बाद 28 की एज तक आते-आते हाइट बढ़ी है। मैं खुद, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं, जिनको मेडिकल साइंस नहीं मानता, पर वो मेरे साथ घटित हुई हैं। तो ये नहीं कह सकते, कोई कुछ भी कर सकता है, पर उस तरीके की ज़िद होनी चाहिए। हाँ, ज़िद्दी बचपन से हूँ, है ना? तो ज़िद होनी चाहिए, जुनून भी फिर अपने आप ही आता चला जाता है जैसे-जैसे। तो सर, जैसे आपके अंदर कैसे ये आइडिया है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? कुछ आपने किसी को देखा था, कोई आपका मोटिवेशन रहा होगा आपकी जब छोटे थे उम्र में? हाँ, मेरे यहाँ पे जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, योगेश भैया हैं, जी। और उनको देखा करता था। वो घर के नीचे जैसे एक सेंटर था, तो वो वहाँ पर आया करते थे। तो वो जैसे अंदर जाते थे, तो बैठ के ऊपर से इंतज़ार करता रहता था कब आएँगे, देखूँगा। तो इंस्पिरेशन मेरी वहाँ से शुरू हुई। इतने बड़े शरीर में, मतलब अगर देख के बात करें, तो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। उनको देखता था, फिर उस जिम तक पहुँचते-पहुँचते तब भी मुझे 2 साल लग गए। उनको देखते-देखते कि मैं जिम में जाऊँगा, ऐसा बनूँगा, तो ऐसा करते-करते वो हैं। फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था, योगेश पवार उनका नाम है। उनको देखा था, और उन तब दिमाग में आया यार, करना चाहिए। और देख के उन्हें ये भी लगता था यार, शरीर ऐसे भी होते हैं। इतने बड़े थे शरीर में वो, उनकी बाइक पे, और अब अलग ही, मतलब अगर हाथ निकाले तो आदमी ये कहेगा कि ये पैर किसने निकाल दिया बाहर। इतने बड़े शरीर में, मैं वाक़ई में कहता हूँ, इतना सुंदर बिल्ड था। मेरे पास भैया के कुछ फ़ोटोज़ हैं कि मैं नहीं मानता, मतलब अल्टीमेट। ओह! तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके वो मोटिवेशन रहे हैं वही आपके, तो आपने कब जाके जिम जॉइन किया? आपने क्या उनसे स्पेशली ट्रेनिंग ली कि आपने अलग से ही अपना स्टार्ट किया जिम? नहीं, मेरा जो फर्स्ट जिम होता था, क्योंकि भैया से मैं आज भी, अगर भैया की बात करूँ, तो आज भी मैं उनसे नज़र मिला के बात नहीं कर सकता। जब मैंने जिम शुरू किया था, तो एक बॉडी टेम्पल करके हमारे यहाँ जिम होती थी, तो वहाँ से शुरू किया था। 11 महीने मेरे वहाँ पे ख़राब हुए हैं। मतलब 11 महीने वहाँ पे किया, तो एक तरीके से हम वहाँ पे खरगोश थे, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होते थे। तो
11 महीने में 48 किलो से 51 किलो का हुआ था। और वही ज़िद में करना है क्योंकि सब उस चीज़ के लिए चोक करते रहते थे, तेरा कुछ नहीं होने का, तेरा कुछ नहीं मिलेगा। तो करके जो है फिर उसके बाद मैं, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना और समाज में एक अलग है, जी। तो आपकी ऑटोमेटिकली एक छवि नेगेटिव बना दी जाती है। ऐसा तो वो ऐसा होता है कि आप चलेंगे तो भैया के जो जैसे सारे जितने अच्छे एथलीट हैं ना और आज भी इंटरनेशनल लेवल, तो सब लोग वहीं से निकले हुए हैं। तो कि वहाँ पे तो इन चीज़ों का मिसयूज़ होता है, इन चीज़ों का तो एक इस तरीके के मिथ्स भी थे। तो फिर मन बनाया कि उन चीज़ों के लिए मैं जाऊँगा। यार कोई ज़बरदस्ती मुझसे बिना पूछ कहे थोड़ी ना कोई कुछ खिला देगा मेरे को। बिल्कुल। तो गया। सबसे बड़ी बात है आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। जब मैं वहाँ देखता था ना कि इस लेवल का एथलीट और उनके साथ वर्कआउट कर रहे, कुछ नहीं आप सिर्फ़ उनको फ़ॉलो भी करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे और उसका रिज़ल्ट ये हुआ मेरा 6 महीने में सीधा 15 केजी वेट बढ़ा। वाह! तो फिर भैया ने देखा, तो बोले कि छोटू तगड़ा हो गया, अब तू तैयारी कर। तो तब मैंने कहा भैया अभी तो 20 दिन रह गए इवेंट में, कि मुझे पता तू कर लेगा। तो बड़े वाले भाई हैं वो कहते थे अरे तू कुछ ही कर ले, तू गेम नहीं खेल सकता। मतलब जो ये कहते थे कि वेट नहीं बढ़ सकता, फिर वो कहने लगे तू गेम नहीं खेल सकता। तो करते-करते आप ये देखिए कि इसी जिद में सब चीज़ें होती चली गई और 2010 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला। वाओ! अमेज़िंग सर। ओके। तो सर जैसे आपने बोला कि 6 महीने में आपका वज़न गेन हो गया था, तो आपने ऐसी क्या डाइट ली थी अपनी लाइफ़ में? नेट देखिए मैं उस चीज़ को ये नहीं कहूँगा क्योंकि खिलाड़ी की अपनी ज़रूरतें हैं। बिल्कुल। एक आम आदमी को अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एथलीट की अपनी ज़रूरतें हैं, तो सप्लीमेंट्स भी उस तरीके से यूज़ होते हैं, लेकिन विश्वास तब भी, क्योंकि ऐसा है ना बॉक्स में मेरे को क्या बंद करके दे दिया, उस पे मैं विश्वास नहीं कर सकता, है ना? लेकिन जो मैं नेचुरली खा रहा हूँ, उसमें पता है कि इसमें वो चीज़ पाई जाएगी। तो नेचुरल डाइट इतनी ज़्यादा थी, बढ़िया से भर के खाते थे और अगर बताएँ और अब की जनरेशन खाए तो मुझे लगता है पेट खराब हो जाएगा। और अगर आज की बात करें तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो दूध अवॉइड करते हैं। ऐसा ही? उनके अपने स्किन टोन और सब चीज़ें हैं, उनको लेके वो अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग करते होंगे, लेकिन मेरे कुछ साथी इस तरीके के हैं कि हम लोग दूध में बहुत विश्वास दबा के दूध पीते हैं। ये बात है कि मैंने प्रेफ़रेंस हमेशा गाय के दूध को दिया क्योंकि घर में गाय होती थी। भैंस का दूध जब मैंने पिया तो मैं कहते तो भैंस ऐसे ही करता नहीं हुई थी। तो वो 2 महीने के लिए मतलब था, नहीं तो मैंने पूरे अपने जीवन के अंदर जी। मैंने गाय का दूध पिया। और फिर जब मैं दिल्ली आ गया, तो यहाँ के छूटा तो मैंने फिर यहाँ अपने आप ही महसूस होने लगा कि यार क्या चीज़ें छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर वापस से अपने शहर। गाँव-गाँव रहता है। तो सर जैसे आपने बताया आप दूध पीते थे, भै गाय का दूध। तो कहते हैं कि जो दूध है उस गाय का दूध उसमें वो हल्का रहता है बॉडी के लिए और भैंस का ज़्यादा फैट देता है। तो जो हम लोग ये प्रोटीन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी दूध से ही बनता है आई वो थिंक? हल्का और भारी उसमें फैट परसेंटेज की वजह से है। अगर फैट की मात्रा देखेंगे तो भैंस का दूध फैट के कारण ही भारी महसूस हुँ, होता है। हुँ। गाय का इसीलिए लाइट है। और इस चीज़ में मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर। बारिश हो, कुछ भी हो, उन्होंने गाँव में नियमित जाना, मेरी ज़रूरत का दूध वो आना ही आना है और उतना दूध मैंने चाहिए ही चाहिए। कितना दूध पीते थे? अब वो ठीक नहीं है ना उस तरीके का। 1 लीटर 2 लीटर दिन का? नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा। क्या बात कर रहे हो? मैं खुद कहता हूँ जितनी डाइट मैं लेता था, अगर अब जनरेशन, और वाक़ई में मैं कह रहा हूँ आप पुराने बॉडी बिल्डर से पूछ लीजिएगा, उनका नेचुरल इनटेक पे बहुत ज़्यादा ज़ोर रहता था। उनके डाइट्स आप सुनेंगे अगर आज की जनरेशन उन चीज़ों को ले तो डेफ़िनेटली पेट खराब हो जाएगा। तभी मैं सोचूँ आप 30 के लगते हो क्योंकि आज की जनरेशन का आप देखो, बच्चे बड़े लगते हैं, वो देखने में लगते हैं जैसे जो एक चीज़ बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, हुँ। हमारी, और दूसरा कैसा मैं सोचता हूँ। हम लोग जैसे कहते हैं ना, एक बड़ों की तरह व्यवहार करने लग जाओगे तो वो चीज़ें आपके चेहरे पे और फिर आपके मन में, दिमाग में कुछ और चलता है, जी। तो वो आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। हमने खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन में और एक फ़िटनेस एक्टिविटी करने वाले में बहुत फ़र्क है। हुँ, हुँ। खिलाड़ी के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसकी दिनचर्या वही एक तपस्या की तरह शुरू होएगी
सुबह उठना, अपना वर्कआउट करना, देन अपनी डाइट, फिर आराम, फिर शाम की ट्रेनिंग का टाइम हो गया, उसकी दिनचर्या, उसकी दुनिया वो हो जाती है। खिलाड़ी का असली संघर्ष ना जब वो गेम छोड़ देता है और समाज के बीच में आता है तब शुरू होता है, और सबको ये लगता है उस टाइम पे, क्योंकि जो व्यक्ति कम बैठ रहा है समाज में जी। आके, तो वो मैंने मैक्सिमम यही शिकायत सुनी है कि यार उसमें एटीट्यूड है। जी। मतलब जैसे अन्य खिलाड़ियों के लिए मैंने मतलब बोल देते हैं लोग, हुँ, जो व्यक्ति जब समाज में आके बैठ रहा है, समय नहीं दे पाया, जब वो समय नहीं दे पाया तो ऐसा लगेगा ना कि एटीट्यूड, वो कुछ भी बोल देगा। जो एक्चुअल खिलाड़ी है वो मन से चलता, दिमाग नहीं लगाता। जी। जो उसके मन में होगा तुरंत बोलेगा। कोई चीज़ होगी इसलिए लगेगा अरे ये तो खिलाड़ी अक्खड़ होते हैं, अक्खड़ नहीं होते हैं। जो है मन से है, उसने अपने उस काम को इतनी तल्लीनता के साथ दिया, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाया। उसने तपस्या उस चीज़ के ऊपर करी, तो एक आम जीवन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उस उधर उसका ध्यान नहीं गया। तो जब समाज में आया तो उसमें उसका क्या दोष है? बिल्कुल। हमें तो उसे सपोर्ट करना था। अब काफ़ी जगह ऐसा हो जाता है कि मिसगाइड हो जाते हैं। मिसगाइड करने वाला भी तो ये समाज है, वो अपने आप से थोड़ी ना हो गया, है ना? तो वो चीज़ें हैं। तो ब खिलाड़ी जो है ना, बहुत प्यारा है उनका। तो सर आपकी जो फर्स्ट आपने कंपटीशन खेला होगा अपनी बॉडी बिल्डिंग में, वो किस उम्र में खेला था आपने? 2004 2004 उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस टाइम पे आई हाँ जी। थिंक 22। वाओ! और आप उसमें जीते थे? हाँ, तो हाँ, जो फर्स्ट इवेंट था मेरा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर डेट थी उसकी, और हमारा क्लब हुआ था मिस्टर क्लब। हमारा मिस्टर क्लब भी इतना टफ होता था कि वो डिस्ट्रिक्ट भी निकाल देगा बच्चा हुँ। और स्टेट तक निकालेगा। तो मेरी अपनी कैटेगरी में 5th आई थी। वाओ! लेकिन वो ऐसा रहा कि उसके बाद जो एनर्जी मिली, नेक्स्ट ईयर जब पार्टिसिपेट किया, तो डिस्ट्रिक्ट भी फर्स्ट, स्टेट भी फर्स्ट, फेडरेशन कप में आई थिंक बेस्ट 5 और नहीं बेस्ट 10 में आया था तब मैं। फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़, तो ऐसे चलता, मतलब आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट ना आए, हुँ, हुँ। पर मेन ये है कि आप उस चीज़, आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं ना, जैसे आज के बच्चों का रहता है कि मुझे दोस्तों के साथ भी जाना है, हुँ, मुझे रिश्तेदारियों में भी जाना हुँ, है, हुँ। और मेरे को यार बॉडी भी चाहिए। जी। नहीं, आप डिसाइड करोगे आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी आपका गेम है, तो बाकी चीज़ें छोड़नी होंगी। आपको उतनी ही, आपकी प्राथमिकता डिसाइड करेगी। अरे जब आप घर के अंदर अगर बात करें तो आप ही से पूछ लूँ कि आप घर में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? है ना? हुँ, हुँ। आप प्यार भी जब प्राथमिकता के आधार पे कर रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर लेंगे उन चीज़ों को लेके कि आपको मिल जाए? तो मैंने बोला ना, खिलाड़ी का जीवन तपस्या है। उसकी प्रायोरिटी उसका गेम है पहले, उसका खेल है। इसलिए वो उस चीज़ को, और जो उन चीज़ों में अलग आ जाता है, इसीलिए वो भीड़ से अलग हो जाता है बट तुरंत। ऐसा कहते हैं ना कि हमें लाइफ में चीज़ें बैलेंस करके रखनी चाहिए। आई बिलीव प्रायोरिटीज़ अच्छी होती हैं बट फैमिलीज़ भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, बाकी आई उन थिंक चीज़ बैलेंस रहना चाहिए, राइट? उन चीज़ों को मैं मतलब या तो मैं उस चीज़ को आपको समझा नहीं पाया। जैसे आप कह रहे हैं ना, फैमिलीज़, हुँ, हुँ, खिलाड़ी सब चीज़ करता मिलेगा, हुँ, लेकिन मैंने बोला तपस्या, हुँ। वो पहले प्रायोरिटी, मतलब आप जीवन में कुछ अगर हासिल करना चाह रहे हैं, अगर उसको प्राथमिकता नहीं दोगे, क्योंकि अगर आज आप कुछ अचीव करोगे ना, तो वो कहीं न कहीं आपके परिवार से जुड़ा हुआ होगा। भाई सीधी-सी बात है, मेरे गुरु ने, योगेश भैया ने मेरे पेरेंट्स को बोला था इस चीज़ के लिए कि अब तक ये आपके नाम से जाना गया, आगे आप इसके नाम से जाने जाओगे। तो किसको मिला? आपके पापा को। यस। मैं कहीं भी जाता हूँ तो बात ये होती है गौरव के पापा हैं। हुँ, क्यों? ये संघर्ष उनका किसी ने नहीं देखा कि भाई वो बारिश हो रही है या कुछ भी हो रही है, उन्होंने गाँव में जाना, मेरे लिए दूध लेके आना, हुँ। है ना? तो वो पीछे का संघर्ष किसी को नहीं पता। तो अगर उन्होंने चीज़ें खोई हैं, तो उस टाइम पे मैंने भी तो खोई। तो कहीं तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना, अगर कुछ अलग पाना है। तो ऊपर वाला सबको बैलेंस करके भेजता है, अब डिसाइड हमने करना होता है कि हमें क्या चाहिए जीवन से। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो सर जब आप कॉम्पिटिशन्स लेते थे, जाते थे अपने कॉम्पिटिशन्स में, तो वहाँ पे कैसा लगता था, कैसी फीलिंग आती थी कि आप अपने पोजेज़ मार रहे हो एंड क्राउड आपको चीयर कर रहा है? उस टाइम कैसा कैसा फील होता था आपको? मैं बताऊँ, सबसे पहले जब जब सबसे पहला इवेंट हुआ,
तो वही पतला-दुबला सा था, एकदम से बड़ा ना थोड़ा ना हो जाना सा। तो स्टेज पे अब जैसे पीछे से स्टेज से एंटर करना था आगे के लिए, तो सब लाइन में खड़े थे, कोई आगे की तरफ ना चले। मिस्टर क्लब था। तो मेरे शब्द एक ही थे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। रीज़न? मैंने कहा अगर इस भीड़ में दम होता ना, तो ये यहाँ खड़ी होती। इनमें अलग है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले पहुँच गया था। क्या बोलूँ, कागड़ी सा था, पहुँच गया। 65 केजी मेरा वेट उस टाइम पे आया, नहीं 63 आया था। 63 वेट आया था मेरा, और जाके खड़ा हो गया। तो जब आप जीते अपने कॉम्पिटिशन्स, तब क्या फीलिंग थी आपकी? तब आपके माइंड में क्या आया कि पता नहीं, एक चीज़ मैंने अपने अंदर नोट किया है। हुँ, अ, जैसे कोई इवेंट जीतता था ना, एक खुशी सी नहीं होती थी। कैसे? मतलब जैसे सब मेडल मिला और चीयर करना, वो सब चीज़ें, वो चीज़ मेरे साथ मैंने कभी फ़ील नहीं की कि अगर मेरे को कोई चीज़ दी तो उसके लिए मैं उस तरीके, पता है, आज मेरे से कोई खुद की भूख भी पूछे तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि मेरी एक्चुअल भूख क्या है। क्योंकि वहाँ तक खेलने के बाद भी मुझे कोई खुशी उस तरीके की, जैसे सब लोग स्टेज पे सेलिब्रेट करते हैं, सब करते हैं, चुपचाप जाता था और चुपचाप आ जाता था। पर ये था कि मन में एक जैसे अपनी तसल्ली होती है कि हाँ, मैं अच्छा लग रहा था, बस उसलिए खेलता था। तो ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि ये चीज़ अचीव की और उसको मैं इतने हाई लेवल पे या उस तरीके से। अच्छा, उस टाइम पे सोशल मीडिया और ये सब इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, जैसे आज है, उस टाइम पे था नहीं। अगर आप मेरे से मेरे फ़ोटोज़ माँगोगे ना, तो मैं किसी और से माँगने पड़ते हैं मेरे से। मतलब जैसे आज जो है कि जैसे एक लाइन चलती है ना, जो दिखता है वो बिकता जी, है ना? तो मुझे फ़ोटो खिंचवाने का भी शौक नहीं था। नाइस। आपको बस अपना काम ही करना है, दैट्स इट। हाँ, अपने अपना चुपचाप गया, चुपचाप अपना जैसे कहीं इवेंट के लिए मान लिया बाहर गया, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर स्टेट में, तो चुपचाप जाता था, अपना आराम करता था, इवेंट खेलता था, जुगा तो वापस आ जाता था। जैसे सब जा रहे हैं तो कोई घूमने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, इवेंट खेला, देन सीधा अपने घर ओके। और अगले की तैयारी में लग गए। ओके, तो जैसे आजकल के लोग हैं, उन लोगों को जॉब भी करनी है, साथ में जिम भी करना है और बाकी चीज़ें भी करनी है। तो कभी आपके माइंड में ऐसा है कि अब मैं ठीक है बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो साथ में कुछ जॉब भी करूँ, कुछ सपोर्ट के लिए, खुद के अर्निंग के लिए साइड बाय साइड, कुछ ऐसा आपके माइंड में अपने है? एक्सपेंसेस तो कहीं न कहीं से पूरे करने होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो आप घरवालों के ऊपर नहीं डाल सकते, बिल्कुल। है ना? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे जॉब भी करनी है, ये सब करनी है, आप उसको टाइम दो और आप उसी मन से दो कि मेरे को प्रोफ़ेशनली, तब जाके आप कुछ अचीव कर पाओगे। लेकिन मैं इतने टाइम के अंदर ये चीज़ कर दूँ और उसके लिए आप जो है ना अपनी पॉकेट, हुँ, यानी उसका पता क्या, वो ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चल पाएगा। हुँ, आप, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव गेम है, चीज़ें आपको चाहिए, तो आप फालतू में कर्जे की तरफ बढ़ जाएँगे। या तो आपके पास उतना हो, है ना? तो आप उतना टाइम दे पाएँगे। जब आप कर ही जॉब रहे हैं, है ना? तो आपने करना उसी में से ही है। तो आप, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जी। जैसे-जैसे लेवल आपका बढ़ेगा, ऐसे ही आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो मैंने बहुत खिलाड़ी ऐसे देखे हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और कर्जा उठा के कर रहे हैं। यानी क्या हुआ, आप कर्जा उठा के आज ये इवेंट तो खेल लोगे, कल को उस कर्जे को चुकाने के लिए आप इस एक्टिविटी से बाहर आओगे या और कर्जा लोगे। कैसे? तो आप क्या लंबा गेम कर पाओगे? एक दिन हताश होगे और छोड़ के बैठोगे और फिर कोसोगे उस गेम को, है ना? तो वो चीज़, ऐसा नहीं है, आप स्टार्ट एक, अपनी बॉडी को समझो, सबसे बड़ी बात है हुँ, यहाँ पर। जो है ना कि एक समस्या बहुत आ रही है अभी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पे भी काम करना शुरू किया है। काउंसलिंग, हम अपने आप से किसी को देख के जज ना करें कि यार, कि मैं ये वाला गेम कर लूँ, क्योंकि ये चलन बहुत आया। अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें तो पेरेंट्स भी खुद से डिसाइड कर देते हैं बच्चे के लिए कि मैं इसको ये बनाऊँगा। पहले ये समझो कि वो बच्चा का बॉडी टाइप किस तरीके का है, मुझे किस गेम में उसको डालना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जब कंडम मल्लेश्वरी जी वेट लिफ्टिंग में मेडल लगा के आई, तो वेट लिफ्टिंग में जैसे गर्ल्स का बढ़ा, ऐसे ही मीराबाई चानू जी मेडल लगा के आए, तो वो चीज़ों को जानना शुरू हुआ, लड़कियों को भी लगा हम ये कर सकते हैं, तो वो क्रेज़ बढ़ा। फिर
नीरज चोपड़ा जी, तो जेवलिन का क्रेज बढ़ा। तो हम ना चीज़ों को देख के डिसाइड करता है। अब कोई इस बात को किसी ने सोचा कि पहले जेवलिन में मेडल नहीं आया हमारा, तो नीरज जी अगर इस बात को देख के गेम तय करते कि इस गेम में मेडल आया, मैं तो ये गेम खेलूंगा, तो क्या वो संभव था? बिल्कुल। क्या नीरज चोपड़ा को वो इस तरीके से जान पाता? नहीं जान पाते। उन्होंने अपने शरीर को समझा कि मैं यार बना किस लिए हूँ, ये जानना जरूरी है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं पतला दुबला था, अगर किसी से आप बात करेंगे उन चीज़ों को लेके, तो वो यही कहेगा कि बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बना, मैं एथलीट अच्छा था। रनिंग जो हमारे स्प्रिंट्स थे वो बहुत अच्छे लगाता था। जी। लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि कोई गाइड करने वाला था ही नहीं कि आपको करना क्या चाहिए, कि आप बने किस लिए हो। तो ये वाली चीज़ तो ये हमें तय करना होगा। ठीक है। ओके। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में आजकल सब लोग घुसना चाह रहे हैं, मतलब मोस्टली हमारे जो यंग जनरेशन है वो, उन लोगों को अच्छा दिखना है, अपने कपड़ों में अच्छा दिखना है, लोगों के सामने अच्छा दिखना है, कहीं जाते हैं तो हाँ हम हट्टे कट्टे दिखे हैं। तो ऐसा क्यों आ रहा है उन लोगों के माइंड में, लाइक लोग उसको एज अ फैशन स्टेटमेंट ले रहे हैं रेदर देन स्पोर्ट्स, ऐसा क्यों होता अभी है? मैं पिछले कुछ समय पहले तक जब मैं यहाँ दिल्ली में भी था, तो एक आम जनमानस भी ऐसे ही सोचता है चीज़ों को। तो जैसे अगर मैं निकला हूँ, तो वो बाउंसर कह देते थे, मैंने कहा नहीं, मैं खिलाड़ी हूँ, है ना? तो वही चीज़ उन्होंने उस चीज़ को लेके कि मुझे जो है अच्छा दिखना है, ये सब चीज़ें। अरे अगर आप प्रोफ़ेशनली उन चीज़ों को नहीं करना चाहते ना, तो आप प्रॉपर उन सोर्सेज़ का यूज़ करें कि जो अ, प्रॉपर आपके लिए हेल्पफुल हो, हम्म, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को आप करें, तो वो लंबे ड्यूरेशन तक चलेंगी जिनको और वो नज़र आती हैं। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट सोच के चलेंगे ना, इतने टाइम में ये कर दूँ। तो एक बात बताइए, आप जब से पैदा हुए, इस हाइट तक लेने में कितना समय लगा आपको? कितने साल लगे? शरीर है ना, बिल्कुल। हर एक के शरीर की अपनी एबिलिटी है, हर एक का अपना मेटाबॉलिक रेट है, जी। सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती हैं। बॉडी अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतना ही अपने आप को ग्रो देती है। जी। आप अदर सोर्सेज़ से उसको ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, वो पर वो स्टेबल रे नहीं होता है उन चीज़ों का। तो ये आप तय करें, जो आपकी लाइफ़स्टाइल जो है आप उसके अकॉर्डिंग करें उन चीज़ों को। नहीं तो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएँगे। लंबा नहीं चल पाएँगे मतलब आप उन चीज़ों को करेंगे तो, पर कितने टाइम आप अपने ऑफ़िस लाइफ़ और सोशल लाइफ़ इन चीज़ों से दूर रहेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद चीटिंग लगने लगेगी और फिर अपने आप ही कहेंगे कि यार क्या क्या काम पकड़ लिया ये, चल। तो वो चीज़। अब जैसे मैं ना आजकल बहुत यंग जनरेशन को देखता हूँ, मतलब 9th क्लास के बच्चे, वो जिम भी नहीं जाते हैं, बट वो कहते हैं, पतले-पतले होते हैं, वो कहते हैं हमें क्रेटीन चाहिए, हमें प्रोटीन इनटेक लेना है। आई मीन इतनी छोटी एज में क्रेटीन, प्रोटीन, क्या ये सही चीज़ है बच्चों के लिए? वो ग्रोइंग एज है। बॉडी अपने आप ही उसके अंदर इतना रिस्पॉन्स कर रही होती है, उसका रिकवरी सिस्टम इतना फ़ास्ट होता है, तो वो अगर एक मैंने बोला ना गाइडेंस, हुँ, डिपेंड ये करता है कि आप जहाँ जा रहे हैं, एक बार उनका भी पता कर लें, जी। है ना? ठीक है, उनके लिए कुछ लोगों के लिए प्रॉपर ये बिज़नेस है, तो उसमें वो इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे हैं कि यार किसी का बच्चा है, तो हुँ, पेरेंट्स की वो इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर वो अपना भविष्य देख रहे हैं। हुँ, यानी कोई उनकी पेंशन तो बंधी हुई नहीं है, वो बच्चा ही उनकी पेंशन है, जिसमें वो अपना भविष्य देखते हैं। जी, तो जब जो चीज़ आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, कम से कम यार सामने मतलब मेरा कहना ये है कि तब आप बेहतर हैं जब आप सलाह सही दें। हुँ, क्या उसके शरीर को उस चीज़ की ज़रूरत है? मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरी हाइट तब बढ़ी, वो रीज़न क्या था? मेरा नेचुरल इनटेक, वर्कआउट, वो मिथ्स निकालने दिमाग से, वो निकलने ज़रूरी हैं बिल्कुल। कि मैं वेट लिफ्ट करूँगा तो हाइट छोटी रह जाएगी। अरे मेरे जो जेनेटिक्स है ना, वो वर्क करेंगे ही करेंगे। जब मैं देखिए, मैं नियम से अपने आप को पहले मैं क्या था वर्कआउट जब नहीं करते थे, गेम नहीं करते थे, कुछ भी खाया, कोई डिसिप्लिन नहीं लाइफ में, कुछ नहीं, तो कहाँ से रिज़ल्ट आने? गेम की तरफ बढ़े, लाइफ में डिसिप्लिन आया, तो ऑब्वियस है कि रिज़ल्ट आना है। वही चीज़ इन बच्चों के लिए है, आपने कुछ नहीं करना। जो अपने साथ की देख लो और अपनी जितनी मेरी डाइट है, ईटिंग हैबिट्स हैं, मैं उनको सुधार लूँ, तो आपको रिज़ल्ट आ जाना है। बिल्कुल। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और देखने हैं पब्लिक अवेयरनेस पे, तो प्लीज़ विज़िट करें हमारे चैनल को, जिसका नाम है पब्लिक अलर्ट 24/7, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।